हेलो गाइज, वेलकम द चैनल द सीएमए एकेडमी। और आज हम बात करने वाले हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। कंपनी को कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी या फॉर्मेशन ऑफ कंपनी कैसे की जाती है। ठीक है, इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, इन केस ऑफ ओपीसी 1% कंपनी के रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। चलिए हम जान लेते हैं कि क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी हैं, क्या क्या चीज़ें हमें करनी होती है कंपनी को इनकॉर्पोरेट या फॉर्मेशन करने के लिए। ठीक है, तो ये पब्लिक कंपनी के बारे में जानना है पहली बात तो हमें, और प्राइवेट एंड ओपीसी कंपनी का। ठीक, चलते हैं आगे। इनकॉर्पोरेशन के लिए कुछ स्टेप्स हैं वो हमें ध्यान रखने पड़ेंगे। क्या क्या हैं कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी में क्या क्या। सेक्शन 3 बताता है कि अ कंपनी में बी फॉर्म्ड फॉर एनी लॉफुल प्रपोज्ड बाय इसमें अगर कोई पब्लिक कंपनी है, तो उसमें 7 और मोर पर्सन चाहिए, 7 या 7 से ज़्यादा व्यक्ति चाहिए एक कंपनी को फॉर्म करने के लिए। जो कंपनी होगी पब्लिक कंपनी में क्या होगा कि जिसमें 7 या 7 से ज़्यादा 7 हो या 7 से ज़्यादा व्यक्ति हों जो एक पब्लिक कंपनी को फॉर्म कर सकें, बना सके। क्या होना चाहिए? 7 या 7 से ज़्यादा व्यक्ति हों जो एक पब्लिक कंपनी को बना सके। ठीक है, अब दूसरा क्या है कि 2 से ज़्यादा पर्सन्स हों जो एक कंपनी बना सकें, प्राइवेट। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए 2 से ज़्यादा व्यक्ति होने चाहिए जो एक एक प्राइवेट कंपनी बना सके। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोलता है? आगे बोलता है कि 1 पर्सन वेयर द कंपनी इज़ टू बी फॉर्म्ड इज़ टू बी 1 पर्सन कंपनी। एक व्यक्ति चाहिए जो 1 पर्सन कंपनी बना सके, एक व्यक्ति ही काफ़ी है 1 पर्सन कंपनी बनाने के लिए। इसलिए बोला गया है ओपीसी 1 पर्सन कंपनी, इसलिए बोला गया कि 1 पर्सन कंपनी। तो कैसे याद रखना है हमें कि 2 व्यक्ति चाहिए, एक व्यक्ति चाहिए ओपीसी के लिए, 2 व्यक्ति चाहिए प्राइवेट के लिए, 7 व्यक्ति चाहिए पब्लिक के लिए। तो 7 पर्सन और मोर फॉर पब्लिक कंपनी, 2 पर्सन और मोर प्राइवेट कंपनी, और 1 पर्सन और मोर 1 पर्सन कंपनी। ठीक है, ये याद करने का तरीका है। 1 पर्सन, 2 प्राइवेट कंपनी, 7 पब्लिक कंपनी। तो ऐसे चलेगा। ठीक है, अब आगे क्या है कि दैट इज़ टू से 1 पर्सन कंपनी, दैट इज़ टू से अ प्राइवेट कंपनी। जो 1 पर्सन कंपनी होती है इसे हम प्राइवेट कंपनी भी कह सकते हैं। बाय सब्सक्राइबिंग देयर नेम और हिज नेम टू अ मेमोरेंडम और कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो जो 1 पर्सन कंपनी उसे हम प्राइवेट कंपनी कह सकते हैं बाय सब्सक्राइबिंग their name and his names to a memorandum and complying with the requirement of this act। जो इस एक्ट की रिक्वायरमेंट है, जो कंप्लाई करता है रिस्पेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन के। ठीक है, उसे हम कह सकते हैं वो प्राइवेट कंपनी और 1 पर्सन कंपनी दोनों एक जैसी होती है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है कि इनकॉर्पोरेशन कंपनी को कैसे कैसे और बांट सकते हैं। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी को कैसे कैसे और हम बांट सकते हैं। तो जो कंपनी हम फॉर्म्ड करेंगे, जो कंपनी हम बनाएंगे, वो हो सकती है आइदर, क्या क्या हो सकती है? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर भी हो सकती है, लिमिटेड बाय गारंटी हो सकती है, या अनलिमिटेड कंपनी हो सकती है। इन तीनों का मतलब मैं समझा दूँ आपको तो क्या होता है, इन तीनों का मतलब समझाऊँ तो आपको क्या होता है। ये होती हैं एक तरह से जो लिमिटेड बाय शेयर होती हैं। इसमें जो मेंबर होते हैं, उनकी जो लायबिलिटी होती है
वो क्या होती है, वो जो लायबिलिटी होती है उनकी वो लिमिटेड होती है, जो उनकी लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। ठीक है, जो मेंबर है इसमें उनकी जो लायबिलिटी होती है, जो मेंबर हैं किसमें, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर में, किसमें, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर में जो मेंबर होते हैं, जो मेंबर होते हैं उनकी जो लायबिलिटी होती है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर में जो मेंबर होते हैं उनकी जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर में जो मेंबर होते हैं उनकी जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। ठीक है, और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी क्या होती है, इसमें क्या है कि अगर कोई कंपनी, जैसे मान लो कोई कंपनी है XYZ कंपनी है, ठीक है, लिमिटेड कंपनी है, तो इसमें जो मेंबर क्या कहते हैं, इसमें जो मेंबर होते हैं वो क्या कहते हैं कि जब तुम्हारी कंपनी वाउंड अप होगी, उसमें जो भी क्रेडिटर के बारे में रहेगा, क्रेडिटर की जो आउटस्टैंडिंग रहेंगे, या जो भी क्रेडिटर या आउटसाइडर जो हैं जिनके ड्यूज़ रह चुके हैं, तो मेंबर उनकी लायबिलिटी होती है, वो गारंटी लेते हैं कि हम इनको पे करेंगे। इसलिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, इसको हम आगे और ब्रीफ में पढ़ेंगे। यहाँ पे बोल रहा है कि अनलिमिटेड कंपनी क्या होती है, अनलिमिटेड कंपनी जिसकी कोई लायबिलिटी लिमिटेड ना हो, जिसकी कोई लायबिलिटी जो है लिमिटेड ना हो, लिमिटेड जो लायबिलिटी हो लिमिटेड ना हो। ठीक है, वो होती है कंपनी अनलिमिटेड कंपनी। चलो हम इसको आगे हम इसके पढ़ते हैं। पहला सेक्शन 2 क्लॉज 21 बोलता है, सेक्शन 2 क्लॉज 21 बोलता है कंपनी लिमिटेड बाय अगर कोई गारंटी है, सेक्शन 2 क्लॉज 21 बोलता है कि कंपनी लिमिटेड बाय कोई गारंटी है, इट मीन company having the liability of its member limited by the memorandum to such amount as to the member may respectively undertake to contribute to the asset of the company in the event of being wound up। कहा मैंने कि जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, तो एक बात याद रखना कि जो मेंबर होंगे वो उन्होंने अपनी लायबिलिटी क्या कर रखी है, उन्होंने कहा कि जब कंपनी हमारी वाउंड अप होगी, जब कंपनी हमारी वाउंड अप होगी तो हम इसे इस इवेंट पे हम इसे कंट्रीब्यूट करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे, क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो जो इसके मेंबर हैं क्या है कि लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम टू सच अमाउंट एज द मेंबर में रिस्पेक्टिवली अंडरटेक टू कंट्रीब्यूट टू द असेट ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ इट्स बीइंग वाउंड अप। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 2 क्लॉज 22, सेक्शन 2 क्लॉज 22 क्या बोलता है कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है तो क्या होगा, और कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है तो क्या होगा, अ कंपनी हैविंग द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम ऑफ द अमाउंट इफ एनी अनपेड, क्या बोल रहा है, अनपेड ऑन द शेयर रिस्पेक्टिवली हेल्ड बाय देम। ठीक, अब अगर कोई अनलिमिटेड कंपनी है तो क्या कहलाएगा, अगर कोई अनलिमिटेड कंपनी है तो क्या होएगा, अनलिमिटेड कंपनी मीन अ कंपनी नॉट हैविंग एनी लिमिट, कहा था ना, जैसी कोई लायबिलिटी या कोई लिमिट ना हो तो वो होती है अनलिमिटेड कंपनी। द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर, सिर्फ लायबिलिटी किसकी होती है, मेंबर की होती है, कंपनी की नहीं होती, कंपनी की कोई भी लायबिलिटी नहीं होती, लायबिलिटी सिर्फ इसके मेंबर की होती है। ठीक है, लायबिलिटी किसकी होती है, मेंबर्स की होती है, कंपनी की लायबिलिटी नहीं होती, लिमिट ही नहीं होती, उसकी कितनी भी लिमिट नहीं है, अनलिमिट है। सेक्शन 4 क्लॉज 1 क्या बोलता है, सेक्शन 4 क्लॉज 1, सेक्शन 4 क्लॉज 1 क्या सेक्शन 4 क्या बोलता है, अ पर्सन may make an application in such form and manner and accompanied by such fee as may be prescribed to registrar for the reservation of name set out the application as the name of the proposed company। मान लो कोई कंपनी है, उसको अपने नाम को रिजर्वेशन कराना है रजिस्ट्रार को, चलो दोबारा पढ़ते हैं।
अ पर्सन मेक एन एप्लीकेशन, एक व्यक्ति है वो एप्लीकेशन लिख रहा है किसके लिए, फॉर्म ऑफ मैनर accompanied by such fee as may be prescribed to registrar for the reservation of नेम के लिए, नाम के लिए वो एक एप्लीकेशन लिखना चाहता है, रिजर्व करना चाहता है किसके, रजिस्ट्रार को, कुछ फीस देने के बाद, ठीक है, उसे एक कंपनी बनानी है, इसलिए वो क्या कहना चाहता है कि अपना एक रिजर्वेशन करना चाहता है नाम का, रजिस्ट्रार को कुछ फीस दे दिया, कुछ फीस है इस पर। क्या क्या चीज़ें होती हैं, पहली बात, अगर हमें नाम किसी कंपनी का रखना है तो पहले फॉर्म नंबर INC1 था, ठीक है, अब क्या हो गया है, ये हट गया, ये जो है वो नहीं रहा, अमेंडमेंट आया है, अब जो आया है वो आया है फॉर्म रन रिजर्व यूनिक नेम, क्या आया है, रिजर्व यूनिक नेम, ये आया है अब नया, ये अमेंडमेंट है, ये हट गया है, ये वाला चीज़, ये पार्ट हट गया, अब ये नया आया है, तो यहाँ पे क्या आएगा, रिजर्व यूनिक नेम। तो अगर हमें कोई नाम का रिजर्वेशन कराना है तो हम तो हम इसके अंदर कराएंगे, इस फॉर्म के अंदर कराएंगे। यहाँ पे क्या है कि हम जब रजिस्ट्रार को हम अपना एप्लीकेशन जो है, जब रजिस्ट्रार को हम अपना एप्लीकेशन देंगे तो वहाँ पे हमें 2 नाम दिया जाएगा, 2 नाम बोलता है, 2 नेम्स। मान लो 2 नेम क्यों बोलता है, 2 नाम इसलिए मांगते हैं एप्लीकेशन में, रजिस्ट्रार इसलिए मांगता है कि मान लो जो आपने पहला नाम रखा अपनी कंपनी का रखने के लिए, जो पहला नाम अपनी कंपनी का रखना चाहते हो वो किसी और कंपनी के साथ मैच हो रहा है, तो वहाँ पे आपका ये जो नाम है ये कैंसिल कर दिया जाएगा, वो उसके बजाय आपको जो दूसरा नाम है वो दे दिया जाएगा। ये है इस फॉर्म की काबिलियत, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एज पर रूल 9 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 इनकॉर्पोरेशन के बारे में बोला है, ये रूल आपको याद रखना पड़ेगा, बिकॉज रूल्स याद रखोगे तभी आप 60+ ला सकते हो। रूल्स एंड सेक्शंस आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़रूरी है याद रखना। तो एज पर रूल 9 ऑफ कंपनीज एक्ट इनकॉर्पोरेशन रूल 2014 क्या बोलता है, एन एप्लीकेशन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ नेम शैल बी मेड इन फॉर्म नंबर INC1। अभी मैंने आपको बताया कि जो INC1 फॉर्म नंबर है वो हट गया है, तो इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इसके जगह क्या आ गया है, रन फैसिलिटी, क्या आ गया है, रन फैसिलिटी। आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, आपको रन फैसिलिटी, ठीक है, रिजर्व यूनिक नेम along with fees as provided in the company registration office and fees रूल 2014 के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये है। तो रूल नंबर 9 बोलता है इनकॉर्पोरेशन रूल 2014 कि अगर आपको नाम का रिजर्वेशन कराना है तो आपको रन फैसिलिटी के अकॉर्डिंग और उसके साथ फ़ी भी प्रोवाइड करना पड़ेगा रजिस्ट्रार के पास। किसके पास, रजिस्ट्रार मतलब ROC के पास, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अभी हमने पढ़ा था OPC कंपनी के बारे में, तो हम आगे पढ़ते हैं OPC कंपनी के बारे में। तो 1% कंपनी क्या होती है, 1% कंपनी में सिर्फ एक ही व्यक्ति होता है, डायरेक्टर और प्रमोटर भी यही होता है, ठीक है। अब क्या है कि एक व्यक्ति होगा वो कंपनी इनकॉर्पोरेट कर लेगा, कौन सी, OPC कंपनी। एक व्यक्ति ही इनकॉर्पोरेशन कर सकता है कंपनीज का, कौन सी, OPC कंपनीज का। एक व्यक्ति ही काफ़ी है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज के लिए, कौन सी, OPC कंपनी के लिए। तो क्या है OPC कंपनी, 1% कंपनी इन इंडिया, द JJ ईरानी, ये केस है, इसको अभी हम समझेंगे केस क्या है, केस समझ लीजिए। ये इन्हीं की वजह से ये कंपनी आई है, इन्हीं की वजह से ये कंपनी यहाँ पे आई है, अमेंडमेंट इसी की वजह से आया है। तो द JJ ईरानी एक्सपर्ट कमेटी रिकमेंडेड द फॉर्मेशन ऑफ OPC कंपनी, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ही फॉर्मेशन किया था OPC कंपनी का, एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 62 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। क्या बोलता है, 1% कंपनी मीन अ कंपनी विच हैज़ ओनली 1 पर्सन एज अ मेंबर। मैंने बताया
कि यहाँ पे सिर्फ एक ही व्यक्ति होता है जो मेंबर होता है 1% कंपनी, ये एक ही व्यक्ति कंपनी बना सकता है। फॉर्म्ड 1% कंपनी, 1% कैन बी फॉर्म्ड अ कंपनी, एक व्यक्ति कंपनी बना सकता है। ठीक है, आगे बढ़ें। अब ये जे ईरानी केस स्टडी क्या है कि दिसंबर 2004 में 2 दिसंबर 2004 में द मिनिस्ट्री कॉन्स्टिट्यूट एन एक्सपर्ट कमेटी ऑन कंपनी लॉ। द कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द डॉक्टर जे ईरानी टू मेक अ रिकमेंडेशन ऑन द फॉलोइंग इशू एंड अराइजिंग फ्रॉम द रिवीजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956 द एक्ट। ये क्या बोल रहे थे कि इन्होंने यहाँ पे कुछ रिवीजन कराया है, कौन सा, जो 1956 में, और वो लेके आए हैं कौन से नाम, ओपीसी, जो सेक्शन 2 क्लॉज 62 में डिफ़ाइन किया गया है। ओपीसी जो भी हमने यहाँ पे ये पढ़ा है, ठीक है, जो भी हमने यहाँ पे ये पढ़ा है वो यहाँ पे ये डिफ़ाइन किया गया है। किन की वजह से आया है, जे ईरानी की वजह से। ठीक है, चलें आगे बढ़ें। ओके, अब इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी का सेकेंड चीज़ क्या है, रूल 3 ऑफ कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल 2014। पहली बात, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वो हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। क्या क्या चीज़ें हैं, ध्यान से सुनना, कि अगर कोई 1% कंपनी है, अगर कोई 1% कंपनी है, ओनली अ नेचुरल पर्सन, नेचुरल व्यक्ति ना, आर्टिफिशियल नहीं, हु इज़ अ इंडियन सिटीजन और रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। अगर कोई 1% कंपनी है, इसको इनकॉर्पोरेट करना चाहता है, तो ज़रूरी है नेचुरल पर्सन होना चाहिए, आर्टिफिशियल पर्सन नहीं। आर्टिफिशियल मतलब कोई बैंक नहीं सकता, कोई कंपनी नहीं हो सकती, कोई पार्टनरशिप फॉर्म नहीं हो सकती, सिर्फ एक नेचुरल पर्सन होना चाहिए, एक इंडिविजुअल व्यक्ति होना चाहिए। और अगर वो इंडिविजुअल व्यक्ति है, उसको इंडियन सिटीज़न होना ज़रूरी है। अगर वो इंडियन सिटीज़न है तो रेजिडेंट होना ज़रूरी है, दोनों बातें अलग अलग हैं। इंडियन सिटीज़न है, रेजिडेंट होना भी ज़रूरी है वो, ठीक है। इंडियन सिटीज़न का मतलब क्या है, मान लो एनआर हुआ तो नॉन रेजिडेंट हुआ तो उसे इंडियन सिटीज़न होगा, लेकिन उसे रेजिडेंट इन इंडिया होना ही चाहिए, ये बोलता है ये एक्ट, ठीक है। शैल बी एलिजिबल, फर्स्ट इज शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट टू 1% कंपनी। अगर ये दोनों कंडीशन, ये तीनों कंडीशन वो फुलफ़िल कर देता है, ये तीनों कंडीशन वो फुलफ़िल कर देता है, तो वह व्यक्ति एलिजिबल हो जाएगा कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए। कौन सी, ओपीसी कंपनी। देन शैल बी नॉमिनी फॉर द सोल मेंबर ऑफ 1% कंपनी, वो किसी एक व्यक्ति को वो नॉमिनी बना सकता है इस कंपनी का। नॉमिनी क्यों बनाएगा वो नॉमिनी क्यों बनाएगा किसी कंपनी के, इस कंपनी का। मान लो किसी वजह से उसको कोई प्रॉब्लम आ जाती है, डेथ हो गई या डिसीज़ हो गया, बंदा डिसीज़ हो गया, कौन, ओपीसी कंपनी का जो प्रमोटेड डायरेक्टर होगा, ठीक है। तो नॉमिनी इसलिए बनाते हैं क्योंकि मान लो उससे कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसके बिहाफ पे ये काम कर सकता है, तो नॉमिनी सिर्फ एक ही को बना सकते हैं, ठीक है। नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट मोर देन 1% कंपनी और बिकम नॉमिनी इन मोर देन 1 सच कंपनी। अब क्या बोल रहा है कि जो नॉमिनी है सिर्फ एक ही कंपनी का नॉमिनी बन सकता है, दूसरी कंपनी का नॉमिनी नहीं बन सकता। जो नॉमिनी है वो सिर्फ एक ही कंपनी का नॉमिनी बन सकता है, दूसरी कंपनी का नॉमिनी नहीं बन सकता, यहाँ पे यही लिखा है। और जो 1% कंपनी है वो सिर्फ एक ही कंपनी बना सकता है, उससे ज़्यादा कंपनी नहीं बना सकता 1% कंपनी, ठीक। वेर ए नेचुरल पर्सन बीइंग मेंबर इन 1% कंपनी, नेचुरल पर्सन में से इन अकॉर्डेंस विद दिस रूल बिकम द मेंबर इन अदर सच कंपनी by virtue of his being a nominee in that 1% company. Such person shall meet the eligibility criteria specified in sub rule 2 within 182 days. अगर वो रेजिडेंट है तो उसे 182 डेज वाला कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा, मतलब 182 दिन उसको इंडिया में रहना पड़ेगा, तो वो रेजिडेंट माना जाएगा, ठीक है। अब आता है आगे क्या है कि नो माइनर शैल बी बिकम अ मेंबर, कोई माइनर मेंबर नहीं बन सकता और नॉमिनी ऑफ द 1% कंपनी कैन होल्ड शेयर एंड बेनिफिशियल इंटरेस्ट विथ बेनिफिशियल इंटरेस्ट।
Such company cannot be incorporated or converted into company under section 8 of this act. जो OPC कंपनी है वो इनकॉर्पोरेट और कन्वर्ट नहीं हो सकती सेक्शन 8 कंपनी, मतलब NGO में, NGO, ट्रस्ट, फाउंडेशन जो होते हैं ये सब में वो कंपनी कन्वर्ट या नहीं हो सकती, ठीक है। कंपनी कैन नॉट कैरी आउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट. No such company can convert voluntarily into any kind of company unless 2 years have expired from the date of incorporation of one-person company, except threshold limit paid up share capital is increased beyond 50 lakh rupees and average annual turnover during the relevant period not exceeding 2 crore rupees. ओके, दूसरी बात क्या है इसमें ये दूसरी बात ये है कि जो कंपनी है वो वॉलंटरी कन्वर्ट नहीं हो सकती किसी भी दूसरी कंपनी में। 2 साल एक्सपायर होने के बाद कंपनी जो कंपनी की थ्रेशोल्ड लिमिट है, एक्सेप्ट थ्रेशोल्ड लिमिट पेड अप शेयर कैपिटल बियॉन्ड 50 लाख हो गई और एवरेज एनुअल कैपिटल जो रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में होगा वो 2 करोड़ से एक्सीड होना चाहिए, तो वो अपनी कंपनी कन्वर्ट कर सकती है, तब वो कंपनी अपनी कन्वर्ट हो सकती है। अब क्या है इसमें कि प्रोवाइड दैट द मेमोरेंडम ऑफ 1% कंपनी, provided that the memorandum of 1% company shall be indicate that क्या name of the other person with the prior written consent in prescribed form, who shall in the event of the subscriber death of his incapacity of contract become the member of the company, and the written consent of such person shall also be filed with the registrar at the time of the incorporation of the one person company along with the memorandum and articles. That's it. ठीक, अब आते हैं कि provided further that such other person withdraw his consent in such a manner as may be prescribed. क्या क्या है, तो जो other persons हैं वो withdraw कर सकते हैं अपनी consents को, कैसे such nomination shall be filed in form number INC 2 along with consent of such nominee obtained in फॉर्म नंबर INC 3 में। अगर कोई भी हमें नॉमिनेशन विड्रॉ करनी है, अगर कोई दूसरा व्यक्ति है उसे विड्रॉ करनी है तो उसे फॉर्म नंबर 2 में साथ ही साथ उसे कंसर्न लेना पड़ेगा और साथ ही साथ नॉमिनी से भी कंसर्न लेना पड़ेगा फॉर्म नंबर INC 3 में। एंड फ़ी इन प्रोवाइडेड बाय कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑफिस एंड फीस रूल 2014 के अकॉर्डिंग। Company provided also that the member of 1% company may be at any time change. अगर हमें मेंबर को चेंज करना है 1% कंपनी वाले को तो कभी भी हम चेंज कर सकते हैं। द नेम ऑफ सच अदर पर्सन बाय गिविंग नोटिस इन सच मैनर मे बी प्रिस्क्राइब्ड. अगर हम किसी पर्सन को चेंज कर रहे हैं तो हमें नोटिस भेजना पड़ेगा ROC को कि हम लोग ये इनको चेंज करें, इनको हटा रहे हैं, ठीक है। अब क्या बोलता है कि द मेंबर ऑफ 1% कंपनी में एट एनी टाइम चेंज द नेम ऑफ सच अदर पर्सन बाय गिविंग नोटिस. मैंने जैसे भी आपको बताया, चेंज द नेम ऑफ द पर्सन नॉमिनेटेड बाय हिम एट एनी टाइम फॉर द एनी रीजन एंड नॉमिनेट अनदर पर्सन आफ्टर ऑब्टेनिंग द प्रायर कंसेंट ऑफ सच अनदर पर्सन इन फॉर्म INC 3 में. अगर हम किसी व्यक्ति को चेंज कर रहे हैं किसी भी रीजन से, ठीक है, अदर पर्सन को हम अगर अपॉइंट कर रहे हैं तो उसका हमें कंसेंट लेना पड़ेगा INC फॉर्म 3 में. द अदर पर्सन में विड्रॉ हिज कंसेंट बाय गिविंग ए नोटिस राइटिंग टू सच ए सोल मेंबर एंड टू द 1% कंपनी, ठीक है. सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. पहले दिखा दो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. ये सर्टिफिकेट है इनकॉर्पोरेशन का. यहाँ पे कंपनी का CIN नंबर लिखा हुआ है. ये CIN नंबर लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा. CIN नंबर जो 21 डिजिट का होता है. ये जो CIN नंबर लिखा हुआ आ रहा है ये क्या होता है? ये 21 डिजिट का होता है. कितने डिजिट का होता है? 21 डिजिट का, ठीक है. इसमें क्या होता है? ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नंबर है. इसमें ये देखो, यहाँ एक कंपनी का नाम लिखा है RMA टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड. ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का एक CIN नंबर है, ठीक है.
जो कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग बनी हुई है। कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग ये कंपनी बनी हुई है, ठीक है। ये 31 दिसंबर को 2010 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, ठीक है। कहाँ पे इनकॉर्पोरेट हुई है? तो जहाँ ये नई दिल्ली की ही है, नई दिल्ली का ये कंपनी है। क्या है? RMA टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, 703 विश्वास सदन डिस्ट्रिक्ट सेंटर, ठीक है। ये डिस्ट्रिक्ट सेंटर की है, मतलब जनकपुरी में रहने वाला कोई कंपनी है जो जनकपुरी में रहती है। तो वहाँ की कंपनी का CIN नंबर है, ठीक है। ये जो 21 डिजिट का होता है, जैसे हमारा पैन का होता है वैसे ये 21 डिजिट का होता है, ठीक है। इसे हम CIN नंबर बोलते हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं इसको। Registrar on the basis of documents and information file shall registrar all the document and information referred to that subsection in the registrar and issue the certificate of incorporation in prescribed form to the effect that the proposed company in incorporate under this act। तो CIN नंबर क्या होता है? ये बताता है कि ये कंपनी रजिस्टर्ड है। साथ ही साथ हम CIN नंबर से हम उस कंपनी के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। एक दिन मैं आपको MCA की वेबसाइट पे ले जाऊंगा। MCA की वेबसाइट मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर की वेबसाइट पे, वहाँ मैं आपको दिखाऊंगा कि CIN नंबर के बारे में और भी एटसेट्रा, कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। कंपनी रजिस्ट्रेशन के बाद आपको ये भी बताऊंगा कि किसी कंपनी का टर्नओवर जानना है, किसी कंपनी के कितने मेंबर हैं, किसी कंपनी के कितने डायरेक्टर हैं, ये जानना है तो आपको ये सब यहाँ पे ही मिलेगा। MCA की वेबसाइट पे सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या है कि कंक्लूसिव एविडेंस अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन गिवन बाय रजिस्ट्रार इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एसोसिएशन शैल बी कंक्लूसिव एविडेंस दैट ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्ट हैव बीन कंप्लाइड विद इन द रिस्पेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड मैटर्स प्रेसिडेंट एंड इंसिडेंटल देयरटू and that to association in company authorized to the registrar and duly registered under this act, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोलता है कि ये कंक्लूसिव एविडेंस अगर मिल जाता है तो भी कंपनी रजिस्टर्ड हो जाएगी अगर वो कंप्लाई करती है जो एक्ट जो भी बोलता है। अगर जो भी ये पूरा एक्ट बोलता है अगर कंपनी वो सारा कंप्लाई करती है तो वो कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। तो आज के लिए हमारा इतना ही है। तो हमारा जो प्रोस्पेक्टस हो चुका है और प्रोस्पेक्टस इनकॉर्पोरेशन भी हो चुका है। कंपनी का 10% चैप्टर ख़त्म हो गया है जो मेन इम्पॉर्टेंट थे। अब आगे जो हम पढ़ेंगे कि कन्वर्जन ऑफ कंपनीज़ के बारे में पढ़ेंगे, मेनली कन्वर्जन ऑफ कंपनीज़ के बारे में है। और साथ ही साथ अब उसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे चार्जेस पढ़ेंगे, चार्जेस जो बहुत इंपॉर्टेंट है। AGM पढ़ेंगे, जनरल मीटिंग पढ़ेंगे। डायरेक्टर की वीडियो पहले ही अपलोड हो चुकी है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। हमें कुछ और चीज़ें पढ़ना है। AGM पढ़ना है, एनुअल जनरल मीटिंग, EGM एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, और हमें पढ़ना है चार्जेस, पब्लिक डिपॉजिट्स। ये सब जो हमें चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट जो हैं, जो एग्ज़ाम के आने से 100% श्योरिटी है। इन सब की वीडियो मैं जल्दी बना दूंगा, आप बस देखते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।